बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच कह विद जुनैद अंसारी। सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब के साथ मैं इस वक्त यहाँ पे बैठा हूँ। मुजाहिद मंजिल और यादों की बारात, मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान मरहूम, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी यादें मेरे जहन में चल रही हैं। अतीक साहब, 2021 इलेक्शन सर पे है। तकसीम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना, मीरपुर डिवीजन को झेलम के साथ मिलाने की रूमर्स, नॉर्थ के इजला को, नॉर्थ के डिवीजन को एबटाबाद के अंदर जम करने की बातें, उधर से लद्दाख का इंडिया के अंदर जम करना स्टेट में, आर्टिकल 370-35A। क्या हम बिग गेम का एक शिकार बन चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा भारी भरकम सवाल है। एक तो ये बात समझनी चाहिए कि अंग्रेज़ दुनिया में जहाँ कहीं से भी गया है, और ख़ास तौर पर जो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट से गया है, तो उसने इस बात का एहतमाम किया है कि वो किसी न किसी साजिश को, ख़राबी को, बैरूनी असर को, जिसके ज़रिए सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया जा सके, जिसके लिए माशी तखरीबकारी की जा सके, जिसके ज़रिए दूसरी तखरीबकारी की जा सके, तो शद्दत बर्पा किया जा सके, दहशतगर्दी की जा सके, इसके इम्कानात को वो जनूबी कोरिया, शुमाली कोरिया, जनूबी यमन, शुमाली यमन, एक तरह की बातें छोड़ गया। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने पठानकोट की एक्सेस दी और हिंदुस्तान को कश्मीर में रास्ता महज इसलिए दिया कि वो जा रहे हैं तो हिंदुस्तान को साजिश करने का मौका मिले। और जिस इलाके पर वो हुकूमत करते हैं, ये बात याद रखिए, हमारे लोग कहीं धमाका होता है तो पटाखे बुझाने के लिए दौड़ते रहते हैं और पुलिस मुकदमे दर्ज करके तहकीक करती है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अंग्रेज़ जहाँ से दुनिया में गया है, सारी दुनिया में, और यहाँ से मैं ख़ास तौर पर कहता हूँ, वहाँ नस्ल दर नस्ल, ख़ानदान दर ख़ानदान, पुश्त दर पुश्त उन्होंने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को कायम रखा हुआ है। उसके बाकायदा कोई बैज नहीं लगाते, कोई तनख्वाह नहीं देते जी। स्लीपर सेल्स होते हैं, नस्ल दर नस्ल होते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर लोगों की स्कॉलरशिप देखें, मुलाजमतें देखें, फॉरेन विजिट्स देखें, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आपको पता लगेगा कि बाज़ ख़ानदान ऐसे हैं कि जिनमें हर नस्ल में 2-4 स्कॉलरशिप यूरोप के, अमेरिका के मौजूद होते हैं। तो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त बैकग्राउंड बता रहे हैं। सर, मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या हम बड़ी गेम का शिकार बन चुके हैं? क्या रियासत जम्मू कश्मीर तकसीम हो चुकी है? मुझे ये बात मुख्तलिफ लोगों ने कही है कि ऐसा हो चुका है। देखिए, पहली बुनियादी बात यह है कि ये बात बिल्कुल मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि रियासत तकसीम हो चुकी है। ये ताशकंद से इसके बाकायदा दरवाजे खुले थे, शिमला तक गए, और ये जो बात आपने कही है ये 50s में एक बार हो चुकी है। पाकिस्तान पोस्टल सर्विस ने टिकट जारी किए थे। उसके बाद जो पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम है कि हमारा जोनल ऑफिस जेलम में हो और मनसेरा में हो, एबटाबाद में हो, ये शुमाल के इलाकों को KPK में उस वक्त का फ्रंटियर, और इन इलाकों को पंजाब में, ये कई दफ़ा ये बात हो चुकी है। 55 में हुई थी, 50s में पहली बार हुई थी, टिकट जारी हुए थे इसी उसके बाद जी, डॉक टिकट जारी हुए थे। उसके बाद फिर ये काम जो मैंने जैसे बताया कि 60s में ताशकंद से हुआ, फिर ये शिमला मायदा में हुआ कि इधर तुम और उधर हम की बात, सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल तब्दील करना। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये बात भुट्टो साहब जब आज़ाद कश्मीर के दौरे पर गए तो उन्होंने पहली तकरीर में और लिख के ले गए थे अपने मंशूर में। मुझे हैरत होती है कि बिलावल भुट्टो बहुत काबिल एहतराम है, उन्होंने गिलगित में कहा कि जी मैं पिछले 9 साल से जो है इसको सूबा बनाने की बात कर रहा हूँ। भाई, आपको अपने वालिद साहब की, दादा साहब की, नाना साहब की हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए। मैं रिकॉर्ड पर कैमरे के सामने कह रहा हूं कि भुट्टो साहब जब आज़ाद कश्मीर गए 70s में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत, सदारती निज़ाम के तहत सदर की हैसियत से, तो वो अपने मंशूर में लिख कर ले गए थे कि मैं गिलगित को और आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाऊंगा, और उन्होंने पहली तकरीर मुज़फ़्फ़राबाद में ये की थी। लेकिन सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब मुजाहिद अव्वल रजिस्ट करते रहे, मज़ामत करते रहे। जिस दिन मीरपुर में चौधरी नूर हुसैन साहब शामिल हुए, उस दिन भुट्टो साहब ने वहाँ तकरीर करते हुए कहा कि मेरे कुछ ख्यालात थे कश्मीर के हवाले से, लेकिन यहाँ की क़यादत इत्तेफाक नहीं करती तो मैं उस पर नज़रसानी करता हूँ। ये बात मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, फ़ख्र का लफ्ज़ ठीक नहीं है, लेकिन क़यादत की बात यह है कि गाज़ी मिल्लत की पीपल्स पार्टी के साथ बन गई थी, बात बन चुकी थी,
वो पीपल्स पार्टी में चले गए। कैश खुर्शीद साहब की बात बन गई थी, वो पीपल्स पार्टी में चले गए। चौधरी नूर हुसैन साहब भुट्टो साहब के एडवाइजर बन गए। क़यादत से मुराद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान थे जो रास्ते में डट गए। यहाँ एक सवाल है सरदार सिख साहब, ये जो आपने बात कही कि किसी शायर का शेर भी है ना कि ये मनसब बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। तो सरदार क़य्यूम साहब ने फिर भुगता भी तो था, सुने जेल में रहे थे, कोई फांसी तक का ऑर्डर होने वाला था। जी, मैं वो तो आपको देखिए ना 50s में सरदार वल्लभ क़य्यूम खान साहब, हम जब फौज की हिमायत करते हैं तो लोगों को ये गलत फहमी होती है कि वो फौज और फौजी हुकूमत, फौज और जर्नैलों में फ़र्क नहीं कर पाते। अगर नई नस्ल को यह बात पता हो जो सोशल मीडिया पे तरह तरह के तबसरे करते हैं कि मुजाहिद अव्वल सरदार वल्लभ क़य्यूम खान साहब फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने में रावलपिंडी जो कचहरी के पास जेल है इसमें 18 महीने तक डेथ सेल में कैद थे। डेथ सेल में, फांसी की कोठरी में। ये पिंडी साजिश केस के नाम पर था। जनरल अकबर खान थे, फैज अहमद फैज। उम्र कितनी थी उस वक्त? मेरी तो पैदाइश से पहले की बात है, पैदाइश की दिनों की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि फैज अहमद फैज और जनरल अकबर खान और मुजाहिद अव्वल पिंडी इसमें थे जेल में। ये जो कचहरी के पास जेल गिर गई है, पुरानी जेल, सेंट्रल जेल, और इसमें सरदार वल्लभ क़य्यूम खान साहब डेथ सेल में थे 18 माह। जी, 1.5 साल तक, 18 माह। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप फौज की और फौजी हुकूमतों की बात करते हैं तो फर्क है। जनरल ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में फिर 18 महीने कैद थे। मैंने ईद और शबरातें जेल में की हैं। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले पाकिस्तान के और जमहूरी दुनिया के सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। सरदार वल्लभ क़य्यूम खान फिर पलंदरी और दुलाई और 18 महीने 1.5-2 साल कैद थे। तो ये बात मालूम, मैं जो बात आपसे कह रहा था, बात दूसरी तरफ जा रही है कि ये जो जी तक़सीम कश्मीर का काम जो है, दो बातें पाकिस्तान बनने से पहले और कश्मीर की आज़ादी से पहले शुरू हो गई। एक तो ये है कि पाकिस्तान 47 में बना तो 43 में पहली दफ़ा मुश्तरका दिफा की तजवीज़ बहस आ गई कि अगर पाकिस्तान बन जाए तो इसको इतना दबाव, इतना मजबूर करो कि हिंदुस्तान के साथ जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट करे। ये पाकिस्तान बनने से 4 साल पहले ये तजवीज़ आ गई। जॉइंट डिफेंस किसके खिलाफ? नहीं, आप बात मेरी को तरह देखें, वो खतरात पैदा कर दिए जाते हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ऐसा मतलब ये कि सारी दुनिया में होता है कि खतरात पैदा कर दिए जाते हैं। दुनिया के बड़े ममालिक, यूरोपियन ममालिक, मगरबी ममालिक दुनिया में खुद कई वारदातें करवाते हैं। ये पुलवामा का केस था ना जी, पुलवामा का केस था। तो अब पुलवामा केस वो लीकेज वो सामने आ गया। जी, गोस्वामी ने बता दिया, उससे कहा कि ये केस सारा हमारा अपना बनाया हुआ था। तो इस तरह ये बातें दुनिया में होती है। जो बात मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे मौका देंगे। देखिए, मैं अब्दुल बासित साहब पाकिस्तान के एम्बेसडर 3.5 साल इंडिया में रहे। मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि चीफ जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक साहब बार बार ये बात कह रहे हैं, अरसे से कह रहे हैं कि गैर रियासती जमातें आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस करवा के आपने वो हमाकत की है जो इंडिया ने साजिश करके वहां पर बीजेपी, कांग्रेस और दीगर जमातें घुसेड़ी थी। उन्होंने कहा, मैं इत्तफाक करता हूं कि चीफ जस्टिस साहब ठीक कह रहे हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में नज़ीर भट्ट साहब थे, गाजी इलाही बख्श साहब थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर सिकंदर हयात साहब के वालिद साहब वो खुद थे। ये जमात क्यों तोड़ने दिया आपने? आज कश्मीर टूट रहा है। इसीलिए कि सबसे पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अलग हुए। आपकी मेरी पैदाइश से पहले की बात है, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। इसीलिए गाजी मिले सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब अलग हुए। इसीलिए चौधरी नूर हुसैन साहब अलग हुए। इसीलिए कैश खुर्शीद साहब अलग हुए। कैश खुर्शीद जब सदर बने तो कराची में प्रैक्टिस कर रहे थे और उनकी नॉमिनेशन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह चौधरी गुलाम अब्बास ने सुप्रीम हेड की हैसियत से बनाए आज़ाद कश्मीर के सदर की। लेकिन जब आए तो उन्होंने अपनी जमात बनाई। इसीलिए जनरल याद खान साहब ने वर्दी पहन के इसको तोड़ा। इसीलिए ये जो मैंने आपको बताया कि हर हुकूमत ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़ा और उन्होंने लाके तो जेलों में बंद किया और रियासत में कायद आज़म की पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। गोया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़ने का मतलब है कि रियासत जम्मू कश्मीर को तोड़ा जाए। देखिए, जब आप रियासती वादत की अलामत जमातें जो हैं, इस वक्त पाकिस्तान में रियासती वादत की ममलकत की वादत की अलामत क्या चीज़ है? यानी अगर आप फौज को सिर्फ फौज है कि जिसमें हर मजहब का, हर इलाके का, हर सूबे का, हर तबके का बंदा मौजूद है। बाकी तमाम जमातें, कोई पंजाब की है, कोई सिंध की है, कोई बलोचिस्तान की है। रियासती जमात को क्यों तोड़ा गया? देखिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं, मैं आपको मिसाल देकर समझा रहा हूं कि पाकिस्तान में वादत की अलामत सिर्फ और सिर्फ मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान है, कोई और जमात नहीं है। एक सिंध में बैठी है, दूसरी पंजाब में बैठी है। दे कम अंडर द सिविलियन डेमोक्रेसी सर। वो और बात है, वो आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैं अलामत की बात कर रहा हूं।
वो अगर किसी में जरूरत होगी, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि पीएचडी आदमी को आप कहें कि जमहूरियत कहती है कि 8वीं वाले के मातहत कर दें, वो दूसरी बैच है, उस पर मेरे साथ अलग कभी बात कीजिएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ ऐसे भी मैं जानता हूं जिनकी तालीम काफी सारे स्कॉलर्स की निस्बत कम थी। स्कॉलर्स की निस्बत कम हो सकती है, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी सर्विस के दौरान कम से कम 20 मरतबा सीने पर गोलियां खाता है, टांगे जख्मी करवाता है, जैकबाबाद में भी ड्यूटी करता है, नवाब शाह में भी करता है, स्कर्दू में भी करता है, खबरू में भी करता है, हाजीपीर में भी करता है। किस सियासतदान को मुल्क का नक्शा मालूम है इस वक्त? नाम बताए मुझे कि जो दीवार पर लगा हुआ नक्शा देख के बताए कि बहुत से गुजरे हैं। सलाहुद्दीन अयूबी फिंगर्स पे गिन सकते हैं, टीपू सुल्तान फिंगर्स पे गिन सकते हैं, गद्दार बड़े गुजरे हैं सर। वो ठीक है। यहिया खान का नाम लेते हैं आज आप? नहीं, यहिया खान बहुत मिर्जा का नाम लेते नहीं, हैं? यहिया खान अजीम तरीन आदमी था पाकिस्तान की सियासत का। उसका जो जुर्म मशरक़ी पाकिस्तान में है, वो सियासतदानों के गंदे कपड़े उसने धोए वहां। एक बात ये समझिए, पाकिस्तान की तारीख है 70 साल के 73 साल के सबसे शफाफ इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जनरल यहिया खान ने करवाए। किसकी थी? गलती सियासतदानों की थी। भुट्टो साहब की थी। नहीं, भुट्टो साहब तो देर में बीच में आए। भुट्टो साहब सही आदमी थे, उनको पता लगा कि अब हम साथ नहीं रह सकते, उन्होंने प्रोसेस को एक्सपीडाइट किया। जिस तरह एक सर्जन ये समझता है कि आपका बाजू जुड़ नहीं सकता, तो वो उसको कहे कि इसको ऑपरेशन करो, फार कर दो। वरना मुझे ये बताइए कि ढाका के स्कूलों में जब ये पढ़ाया जाए कि राम अच्छा लड़का और रहीम बुरा लड़का है, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? जब वहां का ब्यूरोक्रेट इस्लामाबाद में आए, कराची में आए, और उसने जो सूट पहना हो भूटू समेत, उसकी कीमत 200 रुपए हो, और यहाँ जो सेक्रेटरी बैठा है उसकी टाई की कीमत 250 रुपए हो, उसके ग्लासेस की कीमत 400 रुपए हो, तो नफरतें पैदा नहीं होगी? जब आप ढाका के क्लब के बाहर ये लिख के रखे कि बंगालीज एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, आप कतबा लगा दें, तो आप कहते हैं कि जी वो उसमें यही हमने क्या करना था? फौज तो ये सिविलियंस ने किया था, सियासतदानों ने किया। किसकी जिम्मेदारी थी? सवाल ये पैदा होता है कि निसाब तालीम ठीक करना किसकी जिम्मेदारी थी? निसाब तालीम को देखिए ना, पाकिस्तान की तहरीक तो बंगाल में चली। क्या बांग्लादेश में जो कहा जाता है, जैसे हॉलोकॉस्ट झूठ लिखा गया जिसको सच बना दिया सहूनियों ने, यहूदियों ने, कहा जाता है कि वहां पे हमसे भी कुछ गलतियां हुई, कुछ वहां पे लोगों को ज़िबा किया गया, मारा गया, इस्मत दरी की गई, वो किसने की थी? देखिए, ये तो आप वो आखिरी मरला कर रहे हैं कि जब किसी वक्त में किसी फौजी जवान को शॉपिंग के दौरान वर्दी में उसके साथ ज्यादती कर दी जाए, उसकी यूरोप में खबर हो, तो वहाँ कोई जवाबी रद्दअमल हो, या फील्ड में लोग हों या लड़ रहे हों, जब मुक्ति बाहिनी अंदर आ गई हो, जब मोदी ने क्या कहा ढाका में जाके? उसने ढाका में जाके कहा कि ये मुक्ति बाहिनी हमने बनवाई, फौज हमने भेजी, मशरिक पाकिस्तान हमने अलग किया। पाकिस्तानी सियासतदानों का काम नहीं था कि अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर मुल्क जो है वो टूट जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर मुल्क के खिलाफ वो केस लेके यूनाइटेड नेशन में जाए। कौन ये केस लेके गया? ये मोदी ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद कौन गया? तो मैं, आप तकसीम कश्मीर की बात कर रहे थे जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि तकसीम कश्मीर के बारे में हर दौर में बात हुई है, और हर दौर में कश्मीरी क़यादत ने कश्मीर की वादत की बात की है। मैं दूसरे किसी की बात नहीं करता। मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तारीख आपको बताता हूँ कि 1946 के इलेक्शन से लेके इस वक्त तक आप देखिए कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मौके पर किस जगह उसे रूकरदानी की है। और अभी भी जो आप कह रहे हैं, अभी गिलगित के बारे में एक स्टडी हो रही थी, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इमरान खान साहब का ट्वीट, मुखालफत सिर्फ हमने की, मुखालफत सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने की। आप खड़े जी? अल्लाह, नहीं, हम खड़े नहीं हैं। आप खड़े हैं रास्ते में कि ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद अल्लाह ने ये कर्म किया, अल्लाह ने कर्म किया कि पाकिस्तानी क़यादत ने, जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, वो ट्वीट ये था कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में कोई तब्दीली कर सकते हैं। उसके बाद जो वज़ीर आला केयर टेकर थे, उन्होंने कहा हम तहरीक आज़ादी कश्मीर का हिस्सा है। जो बैरिस्टर खालिद खुर्शीद आए, जो नए चीफ मिनिस्टर हैं, उनका फौरन स्टेटमेंट आ गया कि हम तहरीक आज़ादी कश्मीर का हिस्सा है। तो हमारा इस पे इंतजामी उमूर पे झगड़ा नहीं है, गिलगित के लोगों के मामले में, उनके हकूक़ के मामले में नहीं है। मुझे इतना बता दें कि फारूक हैदर खान साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, आपके वालिद साहब की कुर्सी पे बैठते हैं, सिकंदर हयात खान साहब की कुर्सी पे बैठते हैं, और वो ये रोते हुए कहते हैं कि शायद मैं आज़ाद कश्मीर का आखिरी वज़ीर आज़म हूँ। जब मैं जाके सवाल करता हूँ मुझे जवाब दें, इसका मुझे जवाब नहीं मिलता। उनको इस बात का, राजा फारूक हैदर खान साहब को ये बात रोने से पहले रायवंड जाके ये पूछना चाहिए कि नरेंद्र मोदी यहाँ क्या करने के लिए आया था, जहाँ वो रोज बैठे होते हैं। उन्हें पूछना चाहिए कि अजीत डोवल यहाँ क्या करने के लिए आया था।
उन्हें पूछना चाहिए कि अमित शाह यहाँ क्या करने के लिए आया था। उन्हें पूछना चाहिए कि उनके पार्टी लीडर साहब एयरपोर्ट से नरेंद्र मोदी, जिसके हाथ अब कश्मीरी मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, सिखों के खून से रंगे हुए हैं, बुद्धों के खून से रंगे हुए हैं, ईसाइयों के खून से रंगे हुए हैं, उसकी गाड़ी एयरपोर्ट से चला के ले आए। तो अपने लीडर साहब से, राजा फारूक हैदर खान साहब मोहतरम को पूछना चाहिए कि वो क्या बात थी कि जिसके लिए जो है वो अमित शाह को, अजीत डोवल को और नरेंद्र मोदी को वहां बुलाया जाता है। उनको बाहर रोने की जरूरत नहीं है ना, रोना तो उनके घर में है। अर्ज ये कर रहा हूँ हुजूर, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो, फितना इनकार सुन्नत। मैं किताबें देखता हूँ यहाँ पे, द कश्मीर प्रॉब्लम, मुकदमा कश्मीर, ये नजरियाती कशमकश, ये ढेर लगा है किताबों का, कैसेट्स का, लाइब्रेरी का। ये जो नजरियाती मीरास है हुजूर, ये आपने आगे देनी थी। मुझे बताएं, कराची के नज़ीर भट्ट साहब, उनके बच्चे आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं हैं? गाजी इलाही बख्श के बच्चे क्यों आपसे रूठ गए? देखिए, ये तो उनसे पूछना चाहिए ना। ये तो जो आदमी मस्जिद में नहीं है उससे पूछना चाहिए कि मस्जिद में क्यों नहीं है। जो आदमी मस्जिद छोड़ के मंदिर में चला गया वो अपनी किस्मत को रोए ना बैठ के, वो मस्जिद को तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सिर्फ मस्जिद है और बाकी सारी पार्टियां मंदिर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है रियासत जम्मू और कश्मीर में मजहबी तशख़्ख़ुस की अलामत है, शुहदा की वारस है, तहरीक की वारस है, नजरिया इलाके पाकिस्तान की वारस है, नजरिया तकमील पाकिस्तान की वारस है। आज कश्मीर में 10 लाख फौज को किस चीज से रोका हुआ है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे ने। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा किसका नारा है? सरदार अब्दुल कयूम खान का दिया हुआ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नारा है। करारदाद इलाके पाकिस्तान किसकी दी हुई है? रईसुल अरार कायदे मिलत चौधरी गुलाम अब्बास की और गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की दी हुई करारदाद है। इस पर लोगों को कायम रहना चाहिए ना, अपने बाप दादा के रास्ते पर कायम रहना चाहिए। सर, बाप दादा के रास्ते पे कायम रहना चाहिए। हम जो कुरान और हदीस पढ़ते हैं, की बात अभी आपने की है, तो मैं ये आपसे ही पूछता हूं कि जब अब्दुल बासित साहब ये बात कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब ओलिया मकबूल जान साहब ये बात कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हारून रशीद साहब ये कहते हैं ठीक कह रहे हैं, सिराजुल हक साहब ने मुझे इंटरव्यू बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि सवाल ये डॉक्टर नजीर गिलानी JKCHR वो बार बार इंग्लैंड से बार बार कह रहे हैं कि आपके लोगों को क्या हो गया है कि गिलगित बल्तिस्तान को तीनों पार्टियां जाके PTI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी कह रहे हैं जी हम आपको सुबह बनाएंगे। मैं यही कह रहा हूं कि आप गिलगित बल्तिस्तान को छोड़िए, डॉक्टर नजीर गिलानी साहब जिन पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं उनसे पूछे वो आजाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं? कायदे आजम की कश्मीर पॉलिसी किधर गई? कायदे आजम ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की 561 रियासतों में पार्टी बनूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नहीं बनाऊंगा और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेरी जमात है। राजा ऑफ निगर और राजा ऑफ गिलगित, राजा ऑफ सिकरदू, उन्होंने एक्सेशन दी थी, कायदे आजम ने कबूल करने से इनकार कर दिया। नहीं, मैं ये कहता हूं कि एक्सेशन का कोई डॉक्यूमेंट अगर था भी तो नहीं उसका 70-80 साल में जिक्र क्यों नहीं हुआ? देखिए, हम ये कहते हैं कि एक्सेशन ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है, करारदाद इलाके पाकिस्तान का। मैं उसका लफज ब लफज, हरफ ब हरफ उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आज भी तैयार हूं, जमात मौजूद है जी, ब्लैक एंड व्हाइट। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई कहता है कि करारदाद इलाके हिंदुस्तान थी, तो मैं पूछता हूं कि हिंदुस्तान ने किस जगह 48 में लाई, 49 में लाई, यूरोपियन पार्लियामेंट में लाई, यूनाइटेड नेशन में लाई, OIC में लाई कि जनाब ये हमारे पास करारदाद है? कोई करारदाद इलाके पाकिस्तान का एविडेंस नहीं है, कोई हुंजा और नगर का करारदाद, उसकी जरूरत ही नहीं है। देखिए, रियासत जम्मू और कश्मीर की जुदागाना हैसियत को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिलो जान से तस्लीम किया। 4 महीने श्रीनगर जाकर रहे और उन्हें वापसी पर कहा कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और चौधरी गुलाम अब्बास का मौक़िफ़ दुरुस्त है। यही वजह थी कि उन्होंने नवाब बहादुर जंग को और चौधरी गुलाम अब्बास को अपनी जिंदगी में पूरे मुत्तहिदा हिंदुस्तान से 2 आदमियों को अपना सियासी जानशीन मुकर्रर किया, एक नवाब बहादुर जंग और दूसरे चौधरी गुलाम अब्बास। यहाँ एक सवाल है, बरतानिया में हमारे कोई 10-12 लाख लोग रहते हैं, कश्मीरी, मीरपुर के गालिब अक्सरियत। मिडिल ईस्ट के अंदर 10 लाख से ज़ायद आपके रावलाकोट, पुंछ डिवीजन के और इसी तरीके से मुजफ्फराबाद के और मीरपुर के लोग रहते हैं। जितना ज़्यादा डायस्पोरा है वो बार बार ये कहता है कि कश्मीरी अगर इस तरफ भी कटते रहेंगे उस तरफ भी कटते रहेंगे, हमें चाहिए कि हम खुद मुख्तार हो जाएं। क्या खुद मुख्तार कश्मीर पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है? आखिर आपको इस लफ्ज़ से चिढ़ क्यों है? आज नजरियाती तौर पर मैं स्टूडेंट की हैसियत से पूछ रहा हूँ, तमाम लोगों को समझा दें। देखिए, पहली बुनियादी बात यह है कि चिढ़ और गैर चिढ़ की बात नहीं है। करारदाद इलाके पाकिस्तान जब मंजूर हुई तो रियासत जम्मू और कश्मीर की 21 नशिस्तें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास थी। उसके बाद जब ये आज़ाद कश्मीर के अंदर 70s में इस पर आइन साजी हुई,
कानून साजी हुई उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस असेंबली में अकलियत में थी। KH खुर्शीद साहब की जमात मौजूद थी, गाजी एमएलए सरदार इब्राहिम खान साहब की जमात मौजूद थी, चौधरी नूर हुसैन साहब की जमात मौजूद थी। हम प्रेसिडेंशियल सीट पर कई लाख की लीड से सरदार कयूम खान साहब जीते, लेकिन जिस असेंबली में जिस गवर्नमेंट में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कई लाख की लीड से जीती थी उसमें असेंबली में हम अकलियत में थे। तमाम पार्टी ने मिलकर इस कानून को पास किया है। ये 70s का कानून है। आप किसी मुल्क को चलाने के लिए अपने मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस और उसके बाकी नजियाती तकाज़ों को पूरा करने के लिए जमहूरी तरीके से आइन साजी करते हैं, कानून साजी करते हैं। सारी दुनिया के ममालिक आइन और कानून पर चलते हैं। ये आपकी पॉपुलर मैंडेट के नतीजे में आज़ादी से पहले करारदाद इलाके पाकिस्तान और मोस्ट पॉपुलर मैंडेट जो है ये जो 70s का है उसके नतीजे में एक कानून वजूद में आया है। बाकी लोगों को इस बात का हक है, हम उससे इख्तलाफ करते हैं, हम किसी शख्सियत इख्तलाफ नहीं करते। जस्टिस मलिक क्लियर कहते हैं कि हुजूर वाला अब्दुल खालिक अंसारी भी ये बात कहते अल्लाह मियाँ के पास चले गए कि हुजूर हमने लामोहल्ला मिलना पाकिस्तान से ही है, ढोल बजाना पड़ेगा कि एक कौम है जिसका नाम है कश्मीरी, उसको आज़ादी चाहिए। दुनिया बात सुनेगी, टेरिटोरियल इशू को, बॉर्डर इशू को सरदार साहब दुनिया नहीं सुनती। नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तकसीम हिंद का उसूल मौजूद है, ग्रेट डिवाइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट मौजूद है, 562 रियासतों का फैसला मौजूद है। और फिर ये बात पूछे कि आपको खुद मुख्तार कहने का हक हासिल है, मुजीब साहब को हासिल है, तो मैं जब एक बात करता हूँ और सारी कौम सुनती है, उस पर वोट देती है, 1932 से लेकर इस वक्त तक खड़ी है, तो मुझसे ही मुतालबा करने की क्या जरूरत है? लोगों से मुतालबा। आजाद कश्मीर में आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं लोगों के वोट्स की बुनियाद पे हुकूमतें बनती हैं। 100% वोट की बुनियाद पर बनती हैं। जब तक रियासती जमातें गैर रियासती जमातें नहीं गई थी 100%। इसीलिए 31-35 से आपकी जो 3 नशिस्तें हो गई, ये बिल्कुल लोगों ने ठीक फैसला किया। ये मुदाखलत के नतीजे में हुआ। गोया मुदाखलत होती है। नहीं, मैं तो अब कह रहा हूं ना, आपसे आपकी बात का जवाब दिया है कि जब तक गैर रियासती जमातों की मुदाखलत नहीं थी, आपने यहया खान का जिक्र किया, मैं यहया खान को सलाम पेश करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे शफाफ इलेक्शन उसे करवाए। वहां शेख मुजीबुर रहमान, पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो और आजाद फिर सरदार कयूम खान। तो सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त आपके ख्याल में यहया खान ने आजाद कश्मीर में जो इंतखाबात करवाए थे वो फेयर थे, फ्री थे? फेयर फ्री नहीं थे, मैं कहता हूं शफाफ तरीन थे, मोस्ट ट्रांसपेरेंट थे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे अच्छा इलेक्शन था जो यहया खान ने करवाया। उसके बाद देखिए ना, उसके बाद आइए ज़ियाउल हक साहब ने इलेक्शन करवाए, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा भी था, लेकिन उनकी पार्टी नहीं थी। किसने हुकूमत बनाई? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने। नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन करवाए, उनकी पार्टी नहीं थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जीती। परवेज मुशर्रफ ने इलेक्शन करवाए, उनकी पार्टी नहीं थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जीती। भाई जब आपकी पार्टी वहां नहीं है और आप इलेक्शन करवाते हैं तो फेयर होते हैं। आपस की बात है। मुशर्रफ साहब की दफा आप मिलिट्री डेमोक्रेसी का झंडा लेके आ गए थे। मुशर्रफ साहब और शुजात साहब के साथ आपके टाइज थे, ये अखबारात रिपोर्ट करते हैं। मैं मुशर्रफ साहब को अब भी आज दिलो जान से एहतराम की नज़र से देखता हूं। उनके जो कश्मीर के बारे में तजावीज़ हैं उनको आज भी रिस्पेक्ट करता हूं। वो नहीं है, मैं उनके साथ दिली ताज़ीर भी करता हूं। उनकी वालदा मोहतरमा फौत हुई हैं, मैंने वफद भेजा है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दुबई में। तो मेरी मिलिट्री डेमोक्रेसी तो एक इंडिपेंडेंट फिलॉसफी है, उस पर अलग से बात करनी चाहिए। आप जो ये बात कह रही हैं कि आपको वफाक की कभी भी हिमायत नहीं रही, हुजूर आप पे इल्ज़ाम तो ये लगाया जाता है कि आपने सेल किया है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपने सेल किया है कि ये खुद मुख्तारी हैं, ये लोग जो खुद मुख्तार का नारा लगा रहे हैं, झंडा उठा के लेके आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, हम आपकी यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, आप हमें वोट दिलवाएं, हुकूमत दिलवाएं। पहली तो बुनियादी बात यह है, लोग कहते हैं आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि करारदाद इलाके पाकिस्तान बनने से पहले शुरू हुई और JKLF 1977 में बरतानिया में बना। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में मुजाहिद मंजिल में बनी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रेडिंग रूम पार्टी में बनी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जंग मैन एसोसिएशन की हैसियत से कश्मीर में जन्म लिया। शेख अब्दुल्ला को मायूस किसने किया था यहाँ से? और JKLF नहीं, जो बात आप कर रहे हैं ना, लोगों को सुनने देना पहले कि आप जब JKLF की बात करते हैं तो हमारे लिए दिलो जान से उसकी लीडर भी और कारकुन भी काबिल एहतराम है। मैं अमानुल्लाह खान साहब की डेड बॉडी के साथ यहाँ से डेड बॉडी लेके गिलगित गया था। शहीद मकबूल भट्ट हुए थे। सारी तहरीक में बेशुमार शहीद हैं, अब वानी साहब शहीद हैं और बेशुमार लोग शहीद हैं, अब तक लोग चले आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ शहीद गोया खुद मुख्तारियों में से भी हुए, इलाहाकियों में से भी हुए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुखलिस नहीं है, बल्कि 100% मुखलिस है, इसमें तो बहस ही नहीं है। आप शायद मेरे ख्यालात से वाकिफ नहीं है। मैं ये बात 90s में रिकॉर्ड पे कह चुका हूं कि मौजूदा जो तहरीक आज़ादी है वो JKLF की शुरू की हुई है, ये बात याद रखिए। वो उस वक्त वहां डॉक्टर गुरु ने और इन लोगों ने वहां ये तहरीक शुरू की थी। और मैं ये जो मौजूदा तहरीक है, इस तहरीक की बुनियाद जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने श्रीनगर में रखी है, बाकी पार्टी बाद में आई है। खतरा ये है सर कि इधर हम
उधर तुम। जनरल हमीद गुल अपनी वफात से कुछ अर्सा पहले मेरे मेहमान थे, अभी मैंने उनकी बेटी का भी 4 दिन पहले इंटरव्यू किया है, उद्मा गुल साहिबा का। उन्होंने मुझे कहा था चनाब फार्मूला, डिक्सन फार्मूला, इधर हम उधर तुम, ये अरसे से चल रहा है। देसाई के प्लेन्स के ऊपर अमेरिका की नज़र है, चीन के अंदर झांकना चाहती है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, हम ये सब नहीं होने देंगे। तो गोया पाक फौज और ISI इसके रास्ते में खड़े हैं, लेकिन हम कश्मीरी कहाँ खड़े हैं? हम कश्मीरी अपनी जगह खड़े, जो रियासती जमात है आज 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 हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहाँ खड़ी है? तो तकसीम की मुखालफत में खड़ी है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम का नहीं 550 दिन को बात ही नहीं है। लोगों की तारीख में सदियां लगती हैं, पाकिस्तान बनने में 200 साल लगे, तो ये कौन सी बात है? सवाल ये पैदा होता है। आप ये देखें कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहाँ खड़ी है। हमने कश्मीरियों के लिए क्या किया है सर, मुझे बताएं। हमने कश्मीरियों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी सारी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। आज़ाद कश्मीर से तहरीक आज़ादी कश्मीर की हमने बुनियाद रखी है। हमने जम्मू और कश्मीर की तहरीक को नजरिया इलाके पाकिस्तान का रास्ता मुतय्यन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी की राह मुतय्यन की है। हम उस पर खड़े रह के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के जरिए, ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज सारी तहरीक का एक मीनारा नूर की हैसियत उस तहरीक में रखता है। रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर को आप तकसीम नहीं करने देंगे, क्या आप मुझे ओथ देते हैं आज? नहीं, ओथ की बात नहीं है। ओथ नहीं, ओथ किस बात की करिए देते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि हम जो ये काम कर रहे हैं ओथ के बगैर है। ये 6 लाख लोगों ने जाने दिए हैं, ये ओथ से कम है? ये जो 22,000 25,000 औरतें बेवा हैं, हजारों लाखों बच्चे यतीम हैं, ये जो आसिया अंद्राबी और जेल में बैठी हुई हैं, आज यासीन मलिक डेथ सेल में है, आज जो डॉक्टर कासिम 27 साल से जेल में है, आज जो सईद अली गिलानी साल में बैठे हुए हैं, शबीर शाह साहब, मीरवाइज उमर फारूक साहब, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब, अब्बास अंसारी साहब, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? आपका क्या ख्याल है कि ये ओथ देके लोग तो यहाँ दिन में 4-4 दफा सियासी जमात और अकीदे तब्दील करते हैं, ये ओथ के बगैर खड़े हैं मैदान? ऐसे लोगों में मुतल्लक की फैज कहते हैं ना, हम जो तारीख राहों में मारे गए जी, वो तारीख राहों में लोग मारे जाते हैं, लेकिन उसी के नतीजे में रोशनी पैदा होती है ना। ये तो ये डूबते तारे, ये फसुर्दा शब महताब आसार बताते हैं सारों के रहेगी। ये तो रात होती है तो उसके बाद तुलुए आफ्ताब होता है। रियासत जम्मू कश्मीर तकसीम करने के रास्ते में क्या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खड़ी होगी, या आप इसे नजरिया जरूरत कह के मान जाएंगे? ओके जी, मीरपुर को बना दें आप जेलम का हिस्सा, मुजफ्फराबाद को डाल दें मानसेरा के अंदर। ये सवाल उन लोगों की तरफ से आप कर रहे हैं कि जिनको ना तारीख का पता है, ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का पता है, ना जोग्राफिया का पता है, ना माजी हाल और मुस्तकबिल का पता है। मतलब एक आदमी जो 73 ईयर से ये काम कर रहा है, उससे आप पूछते हैं जी कल आप ये काम करेंगे? ये उनसे पूछे जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया। हम तो एक मोर्चे पर खड़े हैं। आप चूंकि मिलिट्री डेमोक्रेसी के सबसे बड़े डिफेंडर हैं, आपसे ये खतरा महसूस किया जा रहा है कि आप यहाँ पे सजदा न कर दें। देखिए, वो तो वक्त आने पे पता लगेगा ना। जिन लोगों ने 73 साल से सजदा नहीं किया, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। जो आए दिन सजदा करते हैं, पार्टियां तब्दील करते हैं, कभी लड़काने बैठे होते हैं, कभी रायवंड बैठे होते हैं, उनसे पूछना चाहिए। जो लोग अपने मोर्चे पर बाप दादा के रास्ते पर खड़े हैं, कायद आजम कश्मीर में वजीर आजम जब पहली बार बना तो मैं कायद आजम के मज़ार पर गया, तो मैंने उनकी बुक पर जो विजिटर बुक पर जो रिमार्क्स लिखे, तो मैंने लिखा कि मेरे कायद, आप कश्मीर गए थे 40s में, 4 महीने हमारे मेहमान रहे थे, आपने प्रपोज्ड मुजवजा पाकिस्तान का परचम हमारे हाथ में दिया था। मैं आज ये कहने के लिए हाजिर हुआ हूं कि कश्मीर के तमाम इलाकों में पाकिस्तान का परचम सरबुलंद है, और जब तक आखिरी कश्मीरी भी जिंदा है, पाकिस्तान का परचम कश्मीर में जी मैं लिखा, विजिटर बुक में लिखा। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये नजरियाती गुफ्तगू थी। मेहरबानी करके ये जो मनोतू का मुकालमा है ना, मैं ये सवाल जो कर रहा हूँ, मेरी इतनी गुस्ताखी कि मैं इतनी शान में कोई यहाँ पे असॉल्ट करूँ, किसी किस्म का ये गुस्ताखी मेरी तरफ से मेरी जुबान से निकले, इस खानदान के साथ मेरी बड़ी नजरियाती किस्म की वाबस्तगी है। ये सरदार साहब जानते हैं कि क़याूम खान साहब और मैं बैठ के इकबालियात पे क्या डिस्कशन करते थे। ये उन जहनों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो ये बातें सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कस करते हैं, जहनों को पलूट करते हैं। आज जवाब दे दिए। अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे ब्रेक के बाद बातें करेंगे। चलते हैं ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। सरदार अतीक अहमद खान साहब से मैंने बहुत सी नजरियाती बातें की। अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे बात करते हैं। सरदार साहब, मैंने ये सवाल कल सरदार सगीर चुगताई साहब मुझे मिल गए एक जगह पे। मैंने उनसे पूछा कि सुनने में आ रहा है कि आपके भतीजे सरदार तनवीर इलियास साहब साबिक वजीर आजम सरदार अतीक अहमद खान साहब का वो मास्टर स्ट्रोक हैं जिससे कई उन्होंने शिकार कर लिए एक तीर से। क्या ये आपका मास्टर स्ट्रोक था? देखिए, एक तो बात ये है, अंसारी साहब के तहरीक इंसाफ के अपने अंदरूनी मामला है, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि सरदार तनवीर इलियास साहब कोई PTI के साथ पहली बार नहीं जा रहे।
पंजाब में है। वो पंजाब में ऑलरेडी हुकूमत में है। हमारे लोग कहते हैं उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली। वो बाकी लोग जो आज़ाद कश्मीर पीटीआई में, वो सिर्फ पीटीआई में है। सरदार तनवीर इलियास साहब पीटीआई में भी हैं और उसके साथ साथ हुकूमत में भी है। तो वो दोहरी उनकी शिरकत है, हुकूमत के साथ भी। और देखिए, सगीर चुगताई साहब उनके चचा हैं। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि ये शक यानी लोग जो कर रहे हैं वो क्या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर से किसी ने किया? ये जो हमारे मुखालिफिन हैं उनको कोई ना कोई बात प्रोपेगेंडे के लिए चाहिए। कोई संजीदा आदमी ये बात नहीं कह सकता। एक आदमी अरबपति खरबपति आदमी है, पाकिस्तान में एस्टैब्लिश है, सऊदी अरब में एस्टैब्लिश है, दुनिया जहान में अपना काम बिजनेस है, तो क्या मेरे कहने पे सियासत करेंगे या मुझसे पूछ पे करेंगे या मेरा कोई ताल्लुक हो सकता है? तो इसलिए ये बात मैं समझता हूँ कि खुद जो लोग वहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनसे पहले, वो उनको अपने आप पर शायद एतमाद नहीं है और वो परेशान है, वरना इसमें ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात है। आपके घर जब आए थे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मौके पे, तब भी कुछ लोग परेशान हो गए थे कि आप हेलीकॉप्टर में बैठ के क्यों वापस चले गए उनके साथ। तो आप उनको तसल्ली थोड़ा दे दिया करें ना। नहीं, वो देखिए ना, ये जो ज़ाती ताल्लुक है, उठना बैठना, ये तो अपनी जगह है। लेकिन ये जो आज़ाद कश्मीर में पीटीआई के मामला है वो खालिस्तान इस वक्त वो मरकज़ में हुकूमत में हैं। आज़ाद कश्मीर में भारी भरकम शख्सियात, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जैसे कदावर लोग जो है वो पीटीआई के अंदर बैठे हुए हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म है और 5-6 जमातें चलाने का उनको तजर्बा है। इससे पहले माजी में आज़ाद कश्मीर में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके पास इतना तजर्बा हो कि जिसने पीपल्स पार्टी भी चलाई हो, लिबरेशन लीग भी चलाई हो, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी चलाई हो, पीपल्स मुस्लिम लीग भी चलाई हो, आज़ाद अड़ भी चलाए हों। ये आप तारीफ कर रहे हैं? जी, मैं उनकी तजर्बा बयान कर रहा हूँ ना। ख्याल है आप बड़े अदबी अंदाज में कुछ और कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि हमें एक जमात में मुश्किल से तजर्बा है, उनको 6-8 जमातों का तजर्बा है। तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर काफी स्ट्रांग है जी। तो ये ऐसी हालत में इतने तजर्बाकार लोग जब वहाँ बैठे हुए हैं तो उनको और किस बात की ज़रूरत है? और फिर सरदार तनवीर इलियास साहब जैसा कदावर आदमी भी चला गया, तो अब तो पीटीआई को मजबूत हो। सरदार तनवीर इलियास साहब, जिनके चचा, जिनका वो बहुत एहतराम करते हैं, सगीर चुगताई साहब, आपकी पार्टी के मेंबर असेंबली हैं। जी, सरदार सगीर खान साहब हमारे दूसरी बार मेंबर हैं। एक बार कश्मीर काउंसिल के मेंबर रहे। नेक नाम है जी, रालोकोट से, पाचोट से, और ये हल्का नंबर 5 हो गया, पहले 4 था। वो बड़े नेक नाम आदमी हैं। असेंबली में उनकी कारकर्दगी बहुत आला है। दीनदार आदमी है, दयानतदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, कॉम्पिटेंट आदमी है सरदार सगीर खान साहब। इस तरह आप मिलिट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, यहाँ पे पिंडी में एक सियासतदान है शेख रशीद साहब, जो खुद कहते हैं कि मैं जीएचक्यू का आदमी हूँ। अखबारों में उनके बयानात छपते रहते हैं, नवाए वक्त में, जंग में, मुस्लिम में छपते रहेंगे शायद जब तक वो जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा देखते रहेंगे। तो उनसे आपका बड़ा दोस्ताना है। तो कुछ लग रहा है लोगों को कि ये जो कस्टर्ड पुडिंग बना है ये कुछ है बीच में। देखिए ना, एक तो बात यह है कि शेख रशीद साहब कश्मीरी नस्ल है। दूसरी बात यह है कि सारी जिंदगी उनका तहरीक के साथ भी ताल्लुक रहा है और फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ भी, मुजाहिद अव्वल साहब यूहान साहब के साथ उनका बहुत करीबी ताल्लुक रहा है। और अब सारे कश्मीरियों के साथ, जो पिंडी इस्लामाबाद में लोग, ये करोड़ बेकरी वाले राय सदीक साहब थे, बाकी तमाम लोग थे, उनका शेख साहब जिक्र भी करते हैं। तो आर पार के श्रीनगर के कश्मीरियों के साथ उनका ताल्लुक है, आज़ाद कश्मीर में उनकी रिश्तेदारियाँ हैं। तो शेख साहब जो है वो पिंडी के हल्के में उनके वोटर सपोर्टर हैं कश्मीरी। तो बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है शेख साहब की आज़ाद कश्मीर में भी। और शेख साहब ने ये खिचड़ी बनाने में कोई किरदार अदा किया है? आप तस्दीक या तस्दीक करेंगे? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि ये खालिस्तान पीटीआई का मामला है और पीटीआई अपने मामलात को अच्छे तरीके से चला रही है। शेख साहब कई बार कह चुके हैं, कोई इमरान खान साहब के साथ हैं, उनका पीटीआई के साथ कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा ताल्लुक। फास्ट फायर राउंड है। सगीर चुगताई साहब ने कल कहा कि हमारी इस असेंबली में, 2016 वाली असेंबली में 3 सीटें हैं और हम मल्टीप्लाई बाय 3 इससे भी ज़्यादा, गोया 10 से भी ज़्यादा सीटें इस दफ़ा लेंगे। आप बताएं कितनी सीटें लेंगे आप? देखिए, एक बात तो ये याद रखिए कि माजी का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो रिकॉर्ड ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ती है तो या नंबर 1 होती है या ये है कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है। आज़ाद नहीं, मैं माजी की तारीख की बात कर रहा हूँ। हमें चूंकि माजी में हाथ मुंह बांध के नवाज शरीफ साहब ने सारी रूए ज़मीन का पैसा, नादरा और पीटीवी, कश्मीर कौंसिल, सब कुछ लगा के उन्होंने तो हमें इस मौके पर पहुंचाया और अल्लाह ने उन्हें भी वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पहुँचाना था। इसलिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस डरे हो सकता है सऊदी अरब भी चले जाएं, अल्लाह अपने घर बुला ले।
नहीं, अल्लाह अपने घर वो मक्के में बदू होते रहते हैं, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। जी, पहले बुलाया था, उसको क्या नतीजा, अगले हाल से भी गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो मुस्लिम कांग्रेस भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। मैं नहीं कह सकता, नहीं सीटें तो देखिए 50+ का ईवान, 54 का शायद ईवान बन रहा है, कितनी सीटें होंगी आप? देखिए, हम एक बड़ी पार्टी के तौर पर, हम एक बड़ी पार्लियामानी पार्टी के तौर पर आप अपोजिशन में होंगे या हुकूमत में होंगे? मुझे आज क्लियर बात बताएं, ये तमाम बातें हम इलेक्शन तक चलाएंगे बार बार? देखिए, आप 10 दफा दोबारा पूछे ना, मैं इसमें क्या बात है। सवाल ये पैदा होता है में जाने का इरादा है या हुकूमत में? देखिए, जब आप पॉलिटिक्स शुरू करते हैं, इलेक्शन पॉलिटिक्स, इंतखाबी सियासत शुरू करते हैं, तो आप हुकूमत साजी के नुक्ता नज़र से इलेक्शन लड़ते हैं। मार्केट में र्यूमर है कि पीटीआई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कोalition हुकूमत इस दफा आ रही है और एस्टैब्लिशमेंट ये दाग धोना चाहती है कि हम कोई धांधली करके, रिगिंग करके, इंजीनियरिंग करके कोई हुकूमत ला रहे हैं। इतना नेचुरल काम किया जाएगा कि लगेगा कि वाकई कारीगरी हुई है। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नवाज लीग इस वक्त 2 तिहाई अक्सियत में है। ये 2 तिहाई अक्सियत खालिस्तान मसनूई ज़राए से बनाई गई थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़ फोड़ के बनाई गई थी। तारीख अपने सारे वो जो है तिलकल यामुन उदाविल बैन अन्नास, कुरान कहता है कि दिन आप में गर्दिश करते हैं। तो मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, मैं आज से 2-3 साल पहले आपके साथ कह चुका हूँ कि मुझे मुस्तकबिल में सियासी नक्शे पर आज़ाद कश्मीर में नवाज लीग दिखाई नहीं देती। पीटीआई दिखाई देती है, जो कारकर्दगी पीटीआई की पाकिस्तान में है। नहीं, पीटीआई तो अभी बनने जा रही है ना। तनवीर इलियास साहब ने कहा है, मैं अर्ज कर रहा हूँ जो पीटीआई की पाकिस्तान में 2.5 साल में कारकर्दगी है, शरह नमू 5.6 से गिर के माइनस में, आपका बेरोजगारी का लेवल वो टच किया है कि तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। हम अभी पाकिस्तान के पॉलिटिक्स या पाकिस्तान के इंतखाब तो डिस्कस नहीं कर रहे ना, हम आज़ाद कश्मीर का डिस्कस कर रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के बारे में सरदार तनवीर इलियास साहब ने पहले इंटरव्यू में कहा कि 2 साल में पीटीआई नहीं बन सकी और अब मैं पीटीआई बनाने जा रहा हूँ। जी, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई तो बनने जा रही है। पीटीआई बनेगी तो आने वाले वक्त में पता लगेगा क्या सूरत कर रही है। में गए हुए थे वो अनवारुल हक साहब, आपके भी जानने वाले थे किसी दौर में? जी बिल्कुल, हमारे साथ रहे हैं, राय जुल्कर साथ रहे हैं, सारे ये बेशुमार लोगों ने छुड़ा दिया गया। ये छुड़ा दिया गया। इसमें कुछ मानी और मफाहिम है। अल्फाज के मानी में उलझते नहीं दाना, गवास को मतलब है सदफ से के गोहर से। ये छुड़वा दिया जाता है। जो लोग आखिरी दिनों में, जैसे गिलगित में 7-8 मुस्लिम लीग नून के बंदे वो पता नहीं कैसे उड़ के चले गए दूसरे नशेमन पे, ये क्या होता है? कौन छुड़ाता है? इसका रियल पर्सपेक्टिव समझना चाहिए। उसूली तौर पर यह बात समझें कि जब भी इस्लामाबाद और दिल्ली के दरमियान 2 हुकूमतें मसला कश्मीर पर सौदेबाजी करना चाहती हैं तो दोनों तरफ कश्मीरियों पर जद पड़ती है। इस तरफ कश्मीरियों की आवाज़ के तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है और उस तरफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है। इन दोनों पर जद पड़ती है जब कभी सौदेबाजी होती है। इतनी बात समझ लेनी चाहिए, बस उसमें कोई लंबी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। सवाल वही है कि कुछ लोगों को, आपने खुद फरमाया, आपके अल्फाज हैं अपने, रिकॉर्ड भी हो रहे हैं कि कुछ लोग छुड़वा दिए जाते हैं। मैं कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब ने छुड़वाया, गन पॉइंट पे छुड़वाया। नवाज शरीफ साहब ने चकार में कहा, मैं कह रहा हूं ना, इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं आपको वाक़ात बता रहा हूं। इल्जाम तो होता है कि जिसके बारे में उन्होंने चकार में कहा हमारे लोगों को कि जो लोग आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानी फौज के करीब है वो हमसे दूर हो जाएं, और जो अपने आपको फौज से दूर समझते हैं वो हमारे करीब हो जाएं। क्या उनको नहीं पता कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहादतें देने वाला फौजी है, गोली खाने वाला फौजी है, हिफाजत करने वाला फौजी है? ये तो आप और मैं जो सफ़र करते हैं, जो तारीख को समझते हैं, जो मकामी सियासत को समझते हैं, जो अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, उसमें मलिक नवाज साहब मौजूद थे, दीवान अली खान चुगताई साहब मौजूद थे, पीर सईद मुर्जा अली गिलानी साहब मौजूद थे। ये उनके महफल में अल्फाज हैं। उन्होंने, बेगम साहबा भी मौजूद थी, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, बेगम कुलसूम नवाज साहबा मौजूद थी। तो मियां साहब ने कहा कि जो लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में फौज के करीब है वो हमसे दूर हो जाएं, और जो लोग उनसे दूर हैं अपने फासले में वो हमारे करीब आ जाए। आप इत्तेफाक करते हैं कि जिस मुल्क में, इस्लामी मुल्क में, पाक फौज जैसी एक नजरियाती फौज, एक मुसलमान फौज, एक मुजाहिद फौज नहीं होती, वो सीरिया बन जाता है, वो बोस्निया बन जाता है, वो चेचनिया बन जाता है, वो इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर बन जाता है कि खून मुस्लिम पानी से भी सस्ता हो जाता है। नहीं तो मैं तो इस बात का क्या के लोगों को थक क्या हूँ। देखिए ना, सवाल ये पैदा होता है कि इराक की इकानमी कितनी ताकतवर थी, लोग कहते हैं मईशत कमज़ोर है।
कुवैत पर जब हमला हुआ, उसकी इकॉनमी कितनी ताकतवर थी। लिबिया दुनिया की ऐसी इकॉनमी थी कि जेल में 302 के मुलजम को भी 15, 20, 30 हज़ार रुपये महीने के जाते थे और उसके बच्चे को भी अमेरिका में स्कॉलरशिप मौजूद था। इकॉनमी ताकतवर थी। गोल्डा मेयर से किसी ने पूछा, उससे पूछा कि तुमने किस तरह अपने मुल्क को अरबों से शिकस्त खाने के बाद संभाला है, तो उसने कहा मैंने मुसलमानों के नबी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल की है। इंटरव्यूअर परेशान था। उसने कहा कि तुम ओरियाना फलासी थी या कौन था? उसने कहा कि ये क्या बात आप कर रही हो? तो उसने कहा कि मैंने मालूम किया है कि रसूलुल्लाह जब दुनिया से तशरीफ ले गए, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन के तहजीब के वारिस बनी दुनिया से, तो उस वक्त कफन दफन के लिए और ताज़ियत दारों के लिए घर में जलाने के लिए चिराग नहीं था। घर का सामान अहले बैत गिरव रख के वहां से चिराग का तेल लेके आए और कफन दफन का इंतजाम नहीं था। एन उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में दुनिया का जदीद तरीन ज़रब हर्ब का सामान, आलात, तलवारें, नेज़े, भाले, ये सब मौजूद थे। गोया जहाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत है कि जो हमें मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं और सुन्नत हमें देके जा रहे हैं। देखिए, आपने मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की बात की थी, तो मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि गोल्डा मेयर ने यह कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात सीखी है कि डिफेंस अपनी ज़िंदगी में मईशत से, जमहूरियत से, सिस्टम से ज़्यादा ज़रूरी है कि डिफेंस मजबूत होगा, दिफा मजबूत होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में अरबपति खरबपति लोग भी थे, लेकिन अहले बैत के पास कफन दफन का इंतजाम अच्छी तरह मौजूद और उनके ताज़ीदारों के लिए, आज़ादारों के लिए वो चिराग में तेल नहीं था। लेकिन ऐसे वक्त में ज़रब हर्ब का, दिफा का और जंग का और जिहाद का जदीद तरीन सामान मौजूद था। ये गोया कश्मीर की आज़ादी के लिए ये जो ट्रैक 2, ट्रैक 3, डिप्लोमेसी, न जाने कौन कौन सी मेसी, अजीब व गरीब किस्म की मुनाफकत वाली बातें की जाती हैं। हुजूर आसान हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद। गोया ताकत होगी तो बात होगी ना। अगर भारत को हम कुछ दिखाएंगे कि हमारे भी मसल्स हैं, तब वो बात करेगा। ये तो हम ये बात कहते हैं, बार बार कहते हैं कि एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान। जब हम मुस्तहकम पाकिस्तान की बात करते हैं कि एक मुस्तहकम पाकिस्तान तहरीक आज़ादी की मुकम्मल ज़मानत मुहैया करता है, तो मुस्तहकम पाकिस्तान से बरात दो बातें। एक ये कि पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत हो और दूसरा ये कि पाकिस्तान के सियासतदान इनको खुदा हिदायत दे या अपनी फौज के पीछे खड़े हो। सारी कौम तो पीछे खड़ी है। राजा सफरुल हक साहब ने 3 दिन पहले मुझे इंटरव्यू दिया है, मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उन्होंने ये बात कही है कि ये जो कुछ ये वहाँ पे जाके अक़वाम मुत्तहिदा में वोट इंडिया को दे दिया पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में, ये मसल दिखाएं क्या? नहीं, मैं आप इस वक्त पाकिस्तान का डिफेंस डिस्कस कर रहे हैं और मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि कायद आज़म ने ये डिफेंस की बात ये है कि आपने कश्मीर के मामले में पूछा था, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कायद आज़म ने ट्रैक 2 भी किया, ट्रैक 1 भी किया, लेकिन साथ साथ जनरल ग्रेसी को कहा कि फौजें उतारो। बात नहीं मानी उसको। नहीं, वो तो टेक्निकल बात थी, इसलिए उसका कमांडर चीफ दिल्ली में था, उससे कोई डिसोबीडियंस नहीं की। नहीं, मैं कह दूं कि ग्रेसी को क्योंकि यूनाइटेड इंडिया उसकी कमान फौज की उसके पास थी और उसकी वजह से उसने बात नहीं मानी। मतलब कायद आज़म ने एक तरफ ट्रैक सियासी रास्ता खुला रखा, सफारती रास्ता खुला रखा और साथ फौज उतारने का हुक्म दिया। इसका मतलब ये सारी बात हो गई। अब पूरी कौम आपको सुन रही है। सरदार साहब, इस दफ़ा 2021 का इलेक्शन, मैं परेशान हूँ। मैं सोचता हूँ, मैं इकबाल याद का स्टूडेंट हूँ, कुरान और हदीस पढ़ने की, समझने की कोशिश करता हूँ। मुझे कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ें आती हैं रात को, वो हमें बुला रहे हैं। इस इलेक्शन में क्या पैगाम देंगे कि कौम किसको वोट दे, क्यों वोट दे, कि हम उन बहन भाइयों के लिए कुछ कर सकें? क्या हमारा एजेंडा क्या है? नज़रियाती तखरीबकारी की वजह से कौम को कुछ पता नहीं है। देखिए, बड़ी आसान बात है कि रियासत जम्मू और कश्मीर की बुनियाद जिन बुनियादों पर है वो इस्लाम है, नजरिया इलाके पाकिस्तान है, हक़ खुद इरादियत है। ये बात मालूम करें कि वो रियासती जमातों के अलावा ये काम हो सकता है। एक तो इस बात पर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए, इस पर किसी के लिए तंज नहीं है, ताना नहीं है, हिमायत नहीं है, मुखालफत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर को जिस कदर आप मुस्तहकम रख सकें। तीसरी बात यह है कि हम 20-25 साल से नजरियाती तखरीबकारी की बात कर रहे थे, लोग समझते थे सियासी इल्ज़ाम तराशी है। अभी यूरोपियन डिसइंफो लैब ने आपके आज़ाद कश्मीर की जमातों के नाम 116 आपके नहीं को जो काम कर रही है, आप अपने घर की हम बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर में जमातों के नाम, अफराद के नाम, नौजवानों के नाम, जी वो मैं यही कह रहा हूँ कि यूरोपियन डिसइंफो लैब ने वो खदशात
जिनका आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पिछले 25-30 साल से जिक्र कर रही है, वो आपने और मैंने वो इन्फॉर्मेशन को पीटीवी ने नहीं जारी की, जियो या एयरवाई ने नहीं जारी की, वो ब्रसल्स में इम्पार्शियल इदारे ने कहा है कि 750 के करीब फेक आईडी से हिंदुस्तान काम कर रहा है, जिनमें से बहुत सारा काम यूरोज के जरिए वो काम बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, कराची के अंदर और आज़ाद कश्मीर में लोगों के नाम पते भी बता दिए। और इसके अलावा वो कश्मीरी जो अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में न जाने कहाँ बैठे हैं, उनको बज़ाहिर यूज करके नहीं, वो तो वही एक ही चैन है ना। मसलन वहाँ एक आदमी को पैसे दिए, उसने यहाँ 4 नौजवानों को पैसे भेज दिए। आपको कैसे पता था ये क्या चीज़ कि ये चीज़ हो रही है? इसलिए कि जो आदमी फील्ड में काम कर रहा है, सियासत में काम कर रहा है, हम सारी जिंदगी सियासत में रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सवाल किया है कि ये तो चले मेहरबानी वो ब्रसल्स वाले भाई साहब की कि उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी, उस इदारे का शुक्रिया, साथ सलाम। हमारे अपनी एम्बेसियाँ वहाँ क्या कर रही थी? 15 साल से ये सोई हुई थी? नहीं, ये तो हमारी एक एम्बेसी क्या, ये ममालिक पिछले 30 साल से क्या कर रहे थे? दुनिया के एडवांस ममालिक हैं, यूरोप है, नॉर्वे, अमेरिकन इंटेलिजेंस है। नहीं, दुश्मन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान उनके मुल्क में काम कर रहा था, तो हमारी एम्बेसी की जिम्मेदारी थी कि खोज लगाए कि वो स्कॉटलैंड। नहीं, उसका अलर्ट होना तो एक बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपके घर में काम हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है मालूम करें। चलिए अब बताएं, आप मीरपुर में अरशद गाजी साहब, पिछले दिनों से मैं थोड़ा सा लोकल मसाइल पर बात तो नजरियाती गुफ्तगू हमने काफ़ी कर ली। अरशद गाजी साहब का चंद दिनों से हम सुन रहे हैं कि सलाम अलैक सिलसिला आपका दोबारा को जुड़ने वाला है। कौन कौन से लोग हैं जो दोबारा राब्ते में आ रहे हैं, जिनसे उम्मीद है कि दोबारा आपको वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लें? देखिए, मेरा राब्ता कोई नहीं है, लेकिन गाजी साहब जो है वो गाजी साहब का घराना सारी ज़िंदगी मुसलमानी रहा है। गाजी लाए बख्श साहब की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, वो फ्रंट लाइन के मुसलमानी रहनुमा थे, तो उनका घराना जो है सारे का सारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, इसलिए वो इसमें कोई तो राजा फारूक हैदर खान साहब के वालिद साहब भी और वो खुद भी आपकी पार्टी में? जी ऐसे ही था, लेकिन जो लोग किसी वक्त फर्ज करें बेशुमार लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से गए और अंसारी साहब वो वापस आए कुछ अरसे बाद। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वैसे तमाम गैर रियासती जमातों की मदर पार्टी कही जा सकती है? नहीं, रियासती और गैर रियासती सब इधर ही थे, सब इधर जी, मदर पार्टी यही थी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी यही थे। गोया तरबियत ठीक नहीं थी कि ये लोग कोई आगे से तरबियत हजम ना कर सके? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बनने के प्रोसेस से लेके बाद तक जिस वक्त पाकिस्तान पर हमला किया गया तो उस वक्त पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादों पर, पाकिस्तान की माशी बुनियादों पर, पाकिस्तानी दिफाई बुनियादों पर हमला किया गया। तो ये सारे ताने बाने, मैंने आपको पठानकोट का बताया कि अंग्रेज जाते जाते क्यों रास्ता दे गया। कोई रियासत जम्मू और कश्मीर का कोई ताल्लुक हिंदुस्तान के साथ नहीं है। सारे रास्ते, सारी सोच, सारी फिक्र, सारे पानी, सारे मामलात पाकिस्तान के साथ हैं। आप पीटीआई के साथ कोएलिशन बना के हुकूमत बनाने की बात छोड़िए, क्या इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ेंगे, सीट टू सीट एडजस्टमेंट करेंगे या अकेले इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, अभी तक तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तमाम हल्कों में अपनी तैयारी में लगी हुई है। हल्के जो जी जितने 41 जमा 4 कर लें आप, जी हम जितने हैं जी, इस वक्त 33+12 इन हल्कों में हम अपनी कैंपेन कर रहे हैं। इस बात का इम्कान वो देखिए ना, आज़ाद कश्मीर की सियासत को आप 2 जुमलों में समझने की कोशिश कीजिए, इंतखाबी सियासत को, कि आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, JUI है, ये 3 जमातें जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में इकट्ठे, ये PDM बना हुआ है। अच्छा, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी पहले से, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान साहब मुस्लिम लीग के सदर भी हैं, वो पहले से पीपल्स पार्टी के वोटर हैं। उनने वोट दे के असेंबली में तो वहाँ एक सीट का इजाफा किया, तो वो मिसाक जमहूरियत देखिए मिसाक जमहूरियत ने अगर इंतखाब लड़ा तो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग इकट्ठे, अगर PDM ने इलेक्शन लड़ा तो वो KDM की सूरत इख्तियार करेगी, KDM कश्मीर डेमोक्रेटिक मूवमेंट। वो नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और JUI। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान में इत्तेहाद नहीं है? कश्मीर की बात कर रहे हैं। नहीं, कश्मीर में तो उनकी क़यादत पाकिस्तान में है ना, कश्मीर में तो ब्रांच है एक, अगर मरकज में इत्तेहाद है तो उनको इत्तेहाद कर रहे हैं। नहीं तो आपको नहीं, मेरा सवाल आपसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्या PTI से इत्तेहाद करेगी? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ
कि क्या आपके इल्म में नहीं है कि राजा फारूक हैदर खान साहब ने अपना वोट दिया पीपल्स पार्टी को? आपके इल्म में नहीं है? आपके बेटे जहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, मैं असेंबली की बात कर रहा हूँ। आप दूर, मैं असेंबली की बात कर रहा हूँ। वो जो खातून सीट वाला जी, दिया ना वोट, अपना वोट दिया ना। तो सवाल ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीग के सदर ने दिया, आपकी मोहब्बत में दिया था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वोट अगर वजीर आजम दे सकता है, पार्टी का सदर दे सकता है, तो आम आदमी को क्या दिक्कत है? और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में क्यादत उनकी इकट्ठी बैठे हुई है, तो और फिर उनके इज्तिमा में बैठे हुए हैं, तो ये अगर इकट्ठे हैं तो बाकी इलेक्शन पॉलिटिक्स में रह कौन जाता है? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अकेले इलेक्शन लड़ेगी या नहीं? दोनों बातों का इम्कान है। अकेले भी इलेक्शन लड़ सकती है और किसी पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद भी कर सकती है। मुस्लिम लीग नून की सीटें को 30 से ऊपर थीं, 28 या 29 मुशीर और वजीर भी थे। जो सुनने में आया था शुरू में 8 थे, 8 से आगे बनाने का नहीं कहा था कि मैं नहीं बनाऊं तो हुकूमत छोड़ दूंगा, छोड़ी नहीं उन्होंने। तो अब मुस्लिम लीग नून कहाँ स्क्वीज होगी सियासी में? फोरकास्टिंग लेना, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में नहीं है, एक मसनूई ढांचा है, फर्जी ढांचा है। कहाँ रह जाएगा? ये बिल्कुल नॉन एंटिटी की हैसियत से रह जाएगी। नहीं, हाँ, ये कि डबल फिगर में नहीं जा सकते। डबल फिगर में नहीं होगी। नहीं, पीपल्स पार्टी डबल फिगर में होगी। पीपल्स पार्टी तो वैसे ही आप देखें कि पाकिस्तान से स्क्वीज होके तो वो सिंध में चली गई है। इलेक्टेबल्स हैं ना, चौधरी यासीन साहब इलेक्टेबल हैं, याकूब खान साहब हैं, कमर जमान साहब हैं, चौधरी यासीन साहब हैं, मियां वहीद साहब हैं, फैसल मुख्तार राठौर साहब हैं। पीपल्स पार्टी के पास इलेक्टेबल्स बहुत अच्छे इलेक्टेबल्स हैं, कद काट वाले लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जावेद बुरानी साहब, नहीं 10+ की बात नहीं है, इससे ये सिंगल डिजिट में, ये भी सिंगल डिजिट, ये दोनों हो गए सिंगल डिजिट। पीटीआई और पीपीपी दोनों 9-10 सीटें कर लेते हैं। चलें, पीछे रह गई जनाब सीटें आपकी 30-32 रह गई, उनमें सरदार साहब 25 रह गई। अगर हम 45 की बात करते हैं, उनमें गोया पीटीआई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये दोनों होंगे। नहीं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो है ना, हर हल्के में है, लेकिन 25 पे आप दो होंगे। मैं देखिए ना, मैं को सियासी फतवा कवर इस वक्त नहीं दे सकता, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमेशा जब भी कमजोर हुई है उसके चंद सालों बाद पूरी ताकत के साथ उभर के सामने आई। जी, तो सारा जी, तो ये पूरे 70 साल की तारीख ये बताती है कि जब भी किसी मर्कजी हुकूमत ने इसको तोड़ा है तो मर्कजी हुकूमत ने सफर किया है। आपको इमरान खान साहब के मुतालिक हुस्ने गुमान अब भी है कि पाकिस्तान को वो बेहतर पोजीशन पे ले जाएंगे? देखिए, ये जो कश्मीर का मामला है, इस पर इमरान खान साहब ने बहुत जरूरतमंदी का मुजाहरा किया है। और देखिए, पहला मर्रा तकरीरी होता है ना, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी और आरएसएस के गिरेबान उन्होंने हाथ डाला है, हमारे हुक्मरान यहाँ कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेते थे, ऐसी सूरत हाल थी। लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत खुल के, और ख़ास तौर पर अभी जो हिंदुस्तान तैयारी कर रहा था सर्जिकल स्ट्राइक की, तो चीन का भी अल्लाह भला करे कि उन्होंने कई लाख फौज वहाँ लद्दाख के मार्ग पर लाख खड़ी कर दी। और दूसरा, इमरान खान साहब ने यहाँ बहुत जरूरतमंदी से उसका जवाब दिया कि किसी का से में दुनिया ना रहे, हमारे साथ छेड़छाड़ की गई तो हम पूरी जरूरत से जवाब देंगे। अब एक हुकूमत है जिसका वजीर खारजा ही नहीं है 5 साल तक, और दूसरी हुकूमत है कि जिसका वजीर आजम डंके की चोट बात करता है, जिसका वजीर खारजा डंके की चोट बात करता है। तो मेरी पहली दिलचस्पी कश्मीर के साथ है। आप उन्हें ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं? नहीं, एक बात जो कर रहे हैं उसकी बुनियाद पर कह रहे हैं। कश्मीर के मामले में मुआशी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं है, इस पे चले हम बात नहीं करते। कश्मीर के मामले पर हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और वज़ीर खारजा की कारकर्दगी जो है, उसने दुनिया को एक्सपोज करने में वज़ीर आज़म की तकारीर ने, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू ने, वज़ीर आज़म का जो पॉलिटिकल प्रेशर है, उसने हिंदुस्तान को बेनकाब करने में बहुत मदद दी है। और गिलगित बल्तिस्तान में उनकी पार्टी के लोगों ने गलती से जाके कह दिया कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। बाद में ट्वीट उन्होंने बकौल आपके कर दी कि नहीं भाई, इसकी हम रियासत की वो बरकरार रखेंगे। अब ये बताएं कि एक तो ये बात समझिए कि जो बात मैं कह रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, आपने खड़े होकर कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात हुकूमत पाकिस्तान की, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की 73 ईयर से यही पॉलिसी है कि गिलगित बल्तिस्तान की क्या हैसियत है। ये इसमें कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। उनको एहतियात करनी चाहिए थी, पॉलिटिकल स्लोगन नहीं बनाना चाहिए था। मुबशर लोन इंग्लैंड में बर्ले में आपके बारे में अच्छी बात करते हैं।
अली रज़ा सैयद साहब ब्रसल्स में बैठ के कश्मीर का केस लड़ रहे हैं, लॉर्ड कुर्बान, लॉर्ड वाजिद अबी ने बने हैं, लॉर्ड नज़ीर साहब ने तो ज़िंदगी गुजार दी। ये तमाम डायस्पोरा आपको देख रहे हैं सर, अगर उनको कोई कश्मीर के हवाले से पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि इन सब लोगों का ये कहना होता है कि काश हम कश्मीरी और पाकिस्तानी अब्रॉड 1 करोड़ और 10 लाख 15 लाख जो लोग हैं, हम एक परचम तले होकर अगर जाएं तो हम हिंदुस्तान का बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, भारी साहब हैं, लोन साहब हैं, वाजिद साहब हैं, हमारे लॉर्ड नज़ीर साहब, ये सारे लोग जो हैं, मुबशर लोन साहब हैं बदले में, डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई हैं वाशिंगटन में, गिलानी साहब हैं, ये तमाम लोग जो हैं ये इसके लिए तहरीक के लिए अपनी अपनी बसात के मुताबिक काम कर रहे हैं। ये बात याद रखिए कि इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। हम कश्मीर के लोग जितने मर्जी हमारे दरमियान इख्तलाफ हो, इस बात पर हम सब मुत्तफिक हैं कि हिंदुस्तान का जो गैर कानूनी कब्ज़ा है उसके खिलाफ मुत्तफिक हैं, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल होना चाहिए। इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस्तिफ़ा पे राय होना चाहिए। इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हक़ खुद इरादत मिलना चाहिए। इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रियासत जम्मू और कश्मीर जो है वो नाकाबिल तक़सीम वादत है, और अगर कभी खुदा न खास्ता इसके बरक्स को फैसला होना है, नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इसके बरक्स को फैसला होना है तो जिस तरह पाकिस्तान हिंदुस्तान की क़यादत ने मिलकर पाकिस्तान हिंदुस्तान की तक़सीम का फैसला किया था, इसी तरह ये हक़ कुदरत ने और बैनुल अक़वामी कानून ने जम्मू और कश्मीर के अवाम को दिया है कि वो बैठे, और कश्मीरियों से मुराद मुसलमान, गैर मुस्लिम सब इसमें शामिल है, राइट के, लेफ्ट के। तमाम लोग क्या करें जो बैठे हैं वहां पे, जिनको एक होना चाहिए? हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारा डायस्पोरा फॉरेन एक्सचेंज की बात हो, ज़लज़ले की बात हो, सैलाब की बात हो, कैलेमिटी की बात हो, हिंदुस्तान के खिलाफ मुजाहिरों की बात हो, तहरीक आज़ादी के साथ यकजहती की बात हो, तो हमारा सारी दुनिया में जो डायस्पोरा है, जो कश्मीरी पाकिस्तानी तारकीन वतन है, वो बेपनाह बढ़ चढ़ के काम करते हैं। बड़ी 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 वाइब्रेंट हमारी कम्युनिटी है, और मैं समझता हूँ कि इनसे काम लेने की जिम्मेदारी ये कम्युनिटी की अपनी नहीं है। ये चाहिए कि हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन से बाहर वो तहरीक इंसाफ के, पीपल्स पार्टी के, नवाज लीग के और किसी हुकूमत के मिशन ना हो, वो पाकिस्तान के मिशन के तौर पर काम करें, और जिस आदमी के हाथ में पाकिस्तान का पासपोर्ट है उसको यकसा ट्रीट करें, किसी भी पार्टी का है, वो हुकूमत का मुखालिफ है या हामी है, वो एम्बेसीज को चाहिए कि कम्युनिटी को मोबिलाइज करें और उन्हें बस एक पाकिस्तान का परचम, एक पाकिस्तान का पासपोर्ट, इस बात की जमानत होना चाहिए कि एम्बेसी सबके साथ यकसा सलूक करती है। आखिर में एक छोटी सी लाइटर टोन पे शरारत है, आप एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक कहा जाता है बहुत करीब हैं, हमें सुनने वालों को, देखने वालों को बता दें, एस्टैब्लिशमेंट तनवीर इलियास साहब से ज़्यादा खुश है या बैरिस्टर सुल्तान साहब से ज़्यादा खुश है? देखिए, पहली बुनियादी बात यह है कि मैं इस मुल्क के दिफाई निज़ाम को ज़हनी तौर पर इस बात का इंतज़ार किए बगैर कि एस्टैब्लिशमेंट क्या जवाब देती है, मैं रज़ाकाराना तौर पर, एकतरफा तौर पर मुजाहिद अव्वल की हिदायत के नतीजे में, ये आपको भी और आपके सुनने वालों को, देखने वालों को पता होना चाहिए कि बाग ब्रिगेड जो है, 6 के ब्रिगेड, इसका नाम GHQ के हिस्ट्री सेक्शन में क्यूम ब्रिगेड लिखा हुआ है, और ये आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल फोर्सेज हैं, इनकी पहला सिपाही, पहली कंपनी, पहली यूनिट, पहली रेजिमेंट, पहला ब्रिगेड, ये मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान के हाथों का बना हुआ है। और सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब वो शख्स हैं कि 73 साल की पाकिस्तानी फौज की जिंदगी में वो पहले सियासतदान है, एक अकेले मुनफरिद, जिनको पाकिस्तानी फौज ने फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया है। सवाल का छोटा सा जवाब था, 3 लफ्ज एक नाम के हैं, 3 लफ्ज एक नाम के हैं। नहीं, और सवाल ये पैदा होता है कि ये उन लोगों को खुद पता होना चाहिए कि कौन एस्टैब्लिशमेंट के करीब है और कौन नहीं है। आपका सिर्फ तजजिया, आप बहुत अच्छे नब्बाज हैं, आप देखते हैं चीज़ों को, मेरी आंख वो चीज़ नहीं देख सकती जो आपकी आंख परख सकती है। मैं आपकी उस परखने के मुताबिक पूछूं, नतीजा क्या है? बज़ाहिर लग रहा है कि सरदार तनवीर इलियास के सर पे हुमा का परिंदा बैठने वाला है। देखिए, ऐसे है कि आप एस्टैब्लिशमेंट को बीच में लाए बगैर अगर बात करें तो ज़्यादा आसान हो जाएगी। सरदार तनवीर इलियास साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ गंडापुर साहब और न्याजी साहब के साथ बैठे हुए दिखाया गया, और बाहर निकल के उन्होंने कहा कि मुझे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया है कि मैं दूँ। तो इसमें फिर आपने, मैंने, मीडिया ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, बाकी ने क्या करना है? तो जब इमरान खान साहब ने मैंडेट दे दिया है तनवीर इलियास साहब को, तो उससे बाकी लोगों को उसको एहतराम करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में बड़ी कमी महसूस होती थी कि अपना कोई सैटेलाइट चैनल हो जिस पर रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ें, पाक फौज की बहादुरी, कश्मीरी कौम की बहादुरी के कारनामे हम दुनिया तक पहुँचाएँ और अपनी आज़ादी की आवाज़ पहुँचाएँ। JK न्यूज़ TV
पहला सैटेलाइट चैनल है जो कि दुनिया में ये आवाज़ें पहुंचा रहा है। इस रज़ाकाराना काविश को आप कैसे देखते हैं सर? जी अंसारी साहब, मैं समझता हूँ कि जेके न्यूज़ चैनल ने बहुत सारी कमी पूरी कर दी है और मैं मुबारकबाद देता हूँ आबिद शाह साहब को, आपको और जो भी आपकी टीम है, सारी डायरेक्टर साहिबान हैं, कि ये बड़ी मेहनत का, बड़ी जान जोखों का बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन ये आबिद शाह साहब ने और उनके सारे आप दोस्तों ने मिलकर, रफ़ीक मोगल साहब हैं, बाकी साथी हैं, इन सब साथियों को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया, इसलिए कि ये अब सेटेलाइट का दौर है, मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। इसमें सरकारी बंदिशों में बंद हो गए तो कोई मीडिया काम करे, उसकी अपनी अहमियत और हैसियत है। पूरी दुनिया में आबाद जो हमारा डायस्पोरा है, कश्मीरी हैं, उन्हें इसकी फाइनेंशियल बेस जेके न्यूज़ की सपोर्ट के लिए भी आगे आना चाहिए कि अपनी बिजनेस को प्रमोट करें, कश्मीर कॉज को प्रमोट करें। नहीं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल तमाम जम्मू और कश्मीर के लोग जो बाहर बैठे हुए हैं उनको चाहिए, बाकी लोगों को भी चाहिए, जो लोग खुद कश्मीरी नहीं भी हैं और वो ये चाहते थे कि कश्मीर से कोई ऐसी सैटेलाइट आवाज़ उठनी चाहिए, उनको उस कमी को पूरा करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, बिजनेस देना चाहिए, एडवर्टीजमेंट देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये स्टेशन, ये जेके न्यूज़ का ये नब्ज़ चलती रहे, ये प्रोग्राम चलता रहे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा, देखा तो सारी दुनिया में जा रहा है, लेकिन इसका नेटवर्क मजीद मजबूत करने के लिए इक़दाम करनी चाहिए। हमारी अपने लोगों को ये आज नसीहत कर रहे हैं आप इसे? जी, मैं जो लोग हमारे साथ मुतल्लिक हैं, आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन पर मेरी बात का कोई असर होता है, उन सब से मैं कहना चाहता हूँ कि जेके न्यूज़ के साथ भरपूर तावन करना चाहिए। जहाँ के इनके नुमाइंदगान हैं, जहाँ के इनके डायरेक्टर साहिबान हैं, जहाँ के इनके हेड ऑफिस के लोग हैं, बरतानिया में स्टेशन है ये लोग, तो इनके साथ भरपूर तावन करना चाहिए। मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात जेके न्यूज़ के साथ। आज का प्रोग्राम में इस पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करूंगा। सरदार अतीक अहमद खान साहब ने जितनी बातें कही हैं, मैंने इंतहाई सख्त सवाल किए हैं आज, इसलिए कि जब मैं भी सोशल मीडिया पे सवालात देखता हूं जो मुझसे मुख्तलिफ हैं, मैं प्रेशर कुकर की तरह उबलता हूं। आज मैंने वो तमाम प्रेशर कुकर इनके सामने खोल दिया। मैं तो मुतमईन हूं। आपके ज़हन में और सवाल हैं, भेजिए, पूछेंगे। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।